आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का 8 रोज़ा दौरे जापान कामयाबी के साथ जारी। जापान के सरमायाकारों को राग़िब करने के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया इजलास। 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जाए। कारगुज़ार सदर BRS KT रामाराव ने वज़ीर आज़म मोदी से किया मुतालबा। हफ्ते की शाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट तरमीमात के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले कुल जमाती एहतजाजी जलसे-ए-आम में शिरकत करने कई तंजीमों बशमूल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की अपील। बच्चों की आँखों की नायाब बीमारी और समाज के तानों से तंग आकर एक खातून ने 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी। एक मजबूर माँ की बेबसी आश्कार, मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्र। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के 8 रोज़ा दौरे पर हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं। 18 अप्रैल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग वफ़द के हमरा एम्पीरियल होटल टोक्यो में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और ख़िताब किया। इस प्रोग्राम में जापान की मारूफ कंपनियों के सरबराहान और नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए सरमायाकारों को तेलंगाना रियासत में सरमायाकारी की दावत दी और रियासत तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी वाकिफ़ करवाया। सदर तेलंगाना जागृति रुकन खान सास कौंसल के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब लिखते हुए उनसे मुतालबा किया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात का इनेकाद दोबारा अमल में लाए, क्योंकि इन इम्तिहानात के नताइज में कई एक बेकायदगियों की शिकायत सामने आई है। उन्होंने बताया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात में 21,075 उम्मीदवारों ने शिरकत की है, जबकि ग्रुप 1 के नताइज 21,085 के जारी किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुबैना धांधलियों को लेकर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसके बाद तेलंगाना में ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तकर्रात के अमल में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने हिदायत दी है कि जब तक मुकदमे की मुकम्मल समाअत नहीं होती, उम्मीदवारों को तकर्रुर के अहकामात ना दिए जाएँ। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन ने गांधी भवन में चेवल्ला और जहीराबाद पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात ख़ास तौर से भू भारती बारीक चावल की फरहमी इंदिरम्मा हाउसिंग को अपने अपने हलक़ों में आवाम तक पहुँचाए और इसकी तशहीर की जाए और आने वाले मुकामी दर्जात के इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करें। इस इजलास में साबिक़ वज़रा गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और अरकान पार्लियामेंट और असम्बली भी मौजूद थे। In the 14 elections also, I made my own manifesto what had to be from my constituency. That also.
बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के कांचगाचिबौली में 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में जांच और फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। अपने बयान में के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत पर 400 एकड़ से ज़ायद जंगलाती अराज़ी को गैरकानूनी तौर पर रहन रखने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का भी इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि अपनी माहौलियाती बयानबाजी को फैसलाकुन कार्रवाई के साथ हिमायत दें, जिससे रियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मिली भगत के बढ़ते हुए इल्ज़ामात को गलत साबित किया जा सके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुतसिल माहौलियाती तौर पर हसास जंगलाती अराज़ी के मुबैना क्लियरेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक माहौलियाती आफत नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का घपला है। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మరి ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆర్డర్ చేయండి. ఇది నా మాట కాదు, సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా रियासती वज़ीर सीतक्का ने ज़िले मलुगू में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि साबिक़ बीआरएस और हुकूमत ने धरवानी पोर्टल के नाम पर किसानों की अराज़ियात हासिल की, जबकि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर आने के बाद धरवानी पोर्टल को ख़त्म करते हुए रियासत भर में 14 अप्रैल से भू भारती पोर्टल मुतारिफ करवा रही है और किसानों की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। इस तक़रीब से रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और कोंडा सुरेखा ने भी खिताब किया। అటువంటి అనుబంధం మరి గత 10 సంవత్సరాలుగా ధరణి పేరుతో ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు పడ్డారో మరి ఇక్కడైతే గత అధికారులు లేదా ఇతరులు చేసినటువంటి క్రమంలో భిక్షాటన చేయడం గాని ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం గాని ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి. వాటన్నింటికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఒరిజినల్ గా ఎవరు हैदराबाद मजालिस मुकामी इदारों के कौंसिल इंतखाबात की अहमियत में इजाफ़ा हो गया है। अददी ताकत ना होने के बावजूद इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाने वाली बीजेपी ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने की अपील कर रही है। सबसे ज़्यादा वोट रखने वाली मजलिस कामयाबी का दावा कर रही है। मुकाबले से दौरे हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन बीआरएस ने ताहाल अपनी तायद किसी को देंगे इसका ऐलान नहीं किया है। ज़राए से पता चला है कि बीजेपी के उम्मीदवार एन गौतम बीआरएस और कांग्रेस कॉरपोरेटर से खुफिया मुलाकातें और टेलीफोन पर बात करके अपने लिए वोट तलब कर रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। दोपहर से ही आसमान पर घने बादल छा गए थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं। अचानक तेज़ बारिश के साथ ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रैफिक जैम हो गई। तेलंगाना में मौसम के बदलते हुए हालात ने आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में एक जानिब सूरज की तपिश और शदीद गर्मी देखी जा रही, तो दूसरी जानिब बाज़ अजला में गरज चमक, तेज़ हवाओं और बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत भर में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफ़ा हो सकता है, जिसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। इस दौरान रियासत के बाज़ अजला में आइंदा 3 दिनों तक वक्फे वक्फे से बारिश, गरज चमक और आंधी की पेशेनगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा है कि मौसमी हालात अचानक तब्दील हो सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। जुमे की शाम अचानक तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाक़ों में ट्रैफिक जैम देखा गया। ताहम मदीना बिल्डिंग इलाके में एक दरख्त गिर पड़ा, ताहम इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।
नहीं इनो थे अंदर मंडी बैठेगा नहीं आधी है हालत तो देखते काम करना ना सदर मजलिस में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से लाया गया वक्फ तरमीमी कानून एक काला कानून है जो दस्तूर के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत दी है, लेकिन हमारी कानूनी लड़ाई और जमहूरी एहतजाज जारी रहेगा। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि इस कानून में कई ऐसे दिफात हैं जो वक्फ को ख़त्म करेंगे। ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए लाया गया है। इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं, और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से, और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा, अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटीशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल आपने, डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को, और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है।
یونائٹڈ مسلم فورم نے وقف قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام ہفتہ 19 اپریل کو دارالسلام میں منعقد ہونے والے احتجاجی عوامی جلسے عام میں بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری اور مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس سیاہ قانون پر عدالت کے موقف کو دیکھتے ہوئے حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ حکومت کچھ دنوں کے لیے معاملے کو ٹالنا چاہتی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس آئندہ ماہ سبدوش ہونے والے ہیں۔ ٹال مٹول کے ذریعے مدت تک مقدمے کو الجھا کر رکھنا اور عبوری راحت کے ذریعے اس غیر دستوری قانون کے خلاف عوامی رد عمل کو کمزور کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ فورم کے ذمہ داروں نے کہا کہ عدالت کے اس قانون پر فی الفور کوئی روک نہیں لگائی، البتہ حکومت کے داخل کردہ اس عہد نامے پر اکتفا کیا کہ وہ قانون کے منتقل شقوں پر عمل نہیں کرے گی۔ حکومت کی یہ چال اس قانون کے خلاف عوامی تحریک کو سرد کرنے کی ہے، اس کے لیے حکومت کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ پوری شدت کے ساتھ جدوجہد کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ دارالسلام کے جلسے کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ اس قانون کی دستبرداری تک مسلمان اور ملک کے تمام انصاف پسند شہری خاموش نہیں رہیں گے۔ عدالت کے ذریعے وقت کو خریدنے حکومت کی کوششوں کا مؤثر جواب عوامی تحریکات ہیں۔ قانونی جدوجہد کے محاذ کے ساتھ عوامی جدوجہد بھی ضروری ہے۔ دارالسلام کا یہ جلسہ وقف سیاہ قانون کے خلاف ایک مثال قائم کرے، اس لیے تمام فکر مند شہریوں سے اس جلسے میں بھی بھاری تعداد میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ مرکزی حکومت کو مسلمانوں کے غم و غصے کو دکھایا جا سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر ملک بھر کے مسلمانوں کی جانب سے مرکزی حکومت کی طرف سے وقف ایکٹ میں کی گئی ترمیمات کے خلاف پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ترمیمات کے خلاف سلسلہ وار احتجاج کو خطیت دی گئی ہے۔ مولانا عمر عابدین نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ 19 اپریل کو دارالسلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسے عام سے ان پروگرامز کا آغاز ہو رہا ہے۔ 30 اپریل کو بتیگل پروٹیسٹ لائٹس آف پروٹیسٹ منظم کیا جائے گا، جس کے دوران رات 9 بجے 10 منٹ کے لیے اپنے مکانات کی لائٹ بند کرتے ہوئے احتجاج کریں گے۔ 18 مئی کو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ منعقد ہوگی، جس کے دوران ابنائے وطن کو وقف ایکٹ میں کی گئی ترمیمات سے واقف کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ 22 مئی کو خواتین کے لیے ایک جلسہ عام عیدگاہ بلالی ماسا ٹینک ہاکی گراؤنڈ پر منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں 25 مئی کو ہیومن چین یعنی انسانی زنجیر بناتے ہوئے احتجاج کیا جائے گا، جبکہ 21 جون کو بڑے پیمانے پر دھرنا منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر مولانا غیاث احمد رشادی اور شاہد مافر بلڈرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف قانون کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاجی اجلاس دارالسلام میں منعقد ہو رہا ہے کل بروز ہفتہ 19 مارچ کو، اور یہ تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا گیا کہ کسی مسلم ایشو پر تمام اپوزیشن پارٹیز متحد ہوئی اور پارلیمنٹ میں 232 ووٹ اس کے خلاف پڑے۔ بی جے پی 232 بی جے پی کو بالکل اس کی امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ ووٹ اس کے خلاف پڑیں گے، اور اب تک جتنے ایشوز 2014 سے 24 اور 25 تک آئے ان سب میں سب سے پہلی مرتبہ یہ یونٹی پائی گئی تمام اپوزیشن پارٹیز۔ تو یہ بہت خوشائند اقدام ہے، اور اس کے پیچھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ، ان کا وزڈم، ان کا اسٹرگل وہ ہے جس نے یہ موقف اختیار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل کا اجلاس ہمارے موومنٹ کا اختتام نہیں ہے، یہ کوئی ایک فائنل ڈے نہیں، بلکہ یہاں سے ایک نئے موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ آغاز انشاءاللہ بہت لمبے دور تک چلے گا، اور ہم سب کو مل کر اس میں اپنی ساجھیداری اور حصہ داری ادا کرنی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ملت کا ضمیر رکھنے والے، درد اور غم رکھنے والے
یوٹیوبرس، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ اس میں سب سے بڑا کردار ادا کریں گے. اگر آپ ایکٹیو ہیں تو سماج تک میسج پہنچے گا، سماج میں اویئرنیس پیدا ہوگا اور پھر وہاں سے وہ چیز انشاءاللہ پورے ملک پر اس کا اثر محسوس کیا جائے گا. وقف ترمیمی قانون کے خلاف جمعے کو شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا. جامع مسجد دارالشفا کے پاس امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ جعفر پاشا کی قیادت میں احتجاج کیا گیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے عوام سے اپیل کی کہ اس قانون کے خلاف احتجاج میں کثیر تعداد میں شرکت کریں. مولانا نے 19 اپریل بروز ہفتہ دارالسلام میں منعقد ہونے والے احتجاجی جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی بھی اپیل کی. ناظرین کرام، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ احتجاج جو مسلسل چل رہا ہے یہ وقف بچاؤ اور وقف کے جو سلسلے میں نیا ایک حکومت نے ترمیم بل لایا ہے اس کے خلاف احتجاج ہے. ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس احتجاج میں شامل رہیں اور حکومت کے لاہب دل کو ہم مسترد کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب دارالسلام میں انشاءاللہ مرکزی جلسہ ہوگا احتجاجی، اس میں ضرور تشریف لائیں اور آ کر یہ بتائیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم سب مل کر اس کا ہم دل کی مخالفت کرتے ہیں. وقف ترمیمی قانون کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کیا گیا. نوجوانوں کی کثیر تعداد احتجاج میں شریک تھی. وقف قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے. احتجاج کے پیش نظر مکہ مسجد، چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پولیس کو چوکس دیکھا گیا. ہم وقت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہے. ہم وقت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہے. ہم وقت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہے. واپس لو، واپس لو، وقت بل واپس لو، واپس لو، تھوڑا نیچے کرو. واپس لو، واپس لو، واپس لو، وقت بل واپس لو، واپس لو. تو بینر نیچے کرا دو اور بینر کو نہیں دکھ رہے. ہم وقت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہو. ہم وقت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ. وقف ایکٹ میں کی گئی ترمیمات کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام ہفتہ 19 اپریل کو شام 7 تا 10 بجے دارالسلام پر منعقد ہوگا. اس جلسے سے علماء اکرام کے علاوہ سیاسی قائدین اور دانشوران نے خطاب کریں گے. اس جلسے میں مختلف طبقات کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مجلسی قائدین اپنے طور پر کاوشیں کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت جلپلی میونسپلٹی چیئرمین عبداللہ بن احمد سعدی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے وقف ایکٹ کی ترمیمات کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل وقف امینڈمنٹ کے خلاف جو 19 تاریخ کے دن جو دارالسلام میں جو کل احتجاج جو کل جلسہ رکھا گیا ہے اس کے خلاف ہم کو ایک جٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ لڑائی ہماری میری اکیلے کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، پورے قوم کی لڑائی ہے. تو اس میں ہم کو ہماری تعداد بتانا ہے، ہماری طاقت بتانا ہے. اور یہ جو نریندر مودی کی جو سرکار ہے جو یہ قانون لا کر جو ہم پر
लाकर जो लागू करने की कोशिश करें, जिससे हमारे ख़बरस्तान और हमारे मसाजिद और हमारे दरगाहें जो महफूज नहीं है, जो क़ानून में जो दूसरे कौम के इलाके हमारे क़ानून में बिठा रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हमको आवाज़ उठाना ज़रूरी है और हमको एक होना ज़रूरी है। हम सब मिलकर कल दारुस्सलाम जाएंगे। चलो दारुस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीआरएस पार्टी के लीडर मन्ने कृषांक से जुमे को फिर एचसीयू अराजी मामले में सोशल मीडिया वीडियो से मुताल्लिक़ गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। जुमे को तीसरी बार कृषांक को पुलिस स्टेशन तलब किया गया। गच्चीबौली कांचा की अराजी के सिलसिले में 4 FIR दर्ज की गई हैं। कांग्रेस एमपी मल्लू रवि ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एचसीयू में 400 एकड़ अराजी जंगलात की है। ये जंगल नहीं था। 20 साल से यहाँ चूंकि कोई काम नहीं हुआ, इसलिए दरख्त उगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइंदा 20 साल तक इख्तिदार में रहेगी। हम एचसीयू की 400 एकड़ अराजी को नहीं छोड़ेंगे। इस अराजी पर पौधे लगाए जाएंगे और IT पार्क कायम किया जाएगा। ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పలేదు. ఇది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కాదు, గ్రీనరీ పెరిగినటువంటి ల్యాండ్. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి అది తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు వెరిఫై చేసుకుని మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రధానమంత్రి గారి మీద ఉంది. तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट को इंतखाबी सियासत का हिस्सा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों से राहुल गांधी को फंसाने और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं है, फर्जी केस दर्ज किया गया है। ED is going to question Rahul Gandhi. Yeah, it is a revenge. It's revenge, BJP revenge. They from past few years they tried to put Rahul Gandhi in jail on the name of some Modi naam par some allegations of Rahul Gandhi's rise. That time they imposed one case. It is false. That time they are trying to expel. They are already expelled from parliament also. They are pulled out his quarters also, government quarters also. So people well known, and court also objected that is not good. And again they are bring Herald case. Herald paper is for the freedom fight movement opinions spreaded within country. That is a good freedom fighters paper, wise paper. But now there is no transaction, there is no money transaction, there is no anything, there is no money laundering, there is no transaction with anyone. It is the freedom fighters paper. Some days back it is. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मीलचौक पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए नकली इंजन ऑयल तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया और इस रैकेट में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 710 लीटर नकली इंजन ऑयल व दीगर अशिया जब्त की गई, जिनकी मालियत 3 लाख रुपये बताई गई है।
पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की निगरानी DCP D सुनीता ने की, जबकि इस मुहिम के दौरान 200 से ज़ायद पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। बगैर दस्तावेज़ात की 70 बाइक्स, 7 ऑटोज़ के अलावा 39 लीटर शराब को भी जब्त किया गया। मुहिम के दौरान 5 राउडी शीटर्स और 3 मुश्तबा शीटर्स की शिनाख्त की गई और उनकी काउंसलिंग भी की गई। इस मुहिम के मौके पर एडिशनल DCP ACP महेश्वरम के अलावा इंस्पेक्टरान भी मौजूद थे। हैदराबाद के नवाही इलाके जिलमिटला में एक नहायती अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मां ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को कत्ल किया और फिर ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या काजुलारमम इलाके में पेश आया, जिसने पूरे इलाके को गम व सदमे में मुब्तला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया खातून 35 साला तेजस्वनी का ताल्लुक़ ज़िले खम्मम के सत्तूपल्ली के करीब के गांव से था। वो अपने शौहर वेंकटेश्वर रेड्डी और 2 बेटों 7 साला आशीष रेड्डी और 5 साला प्रशीत रेड्डी के साथ गाजुलारामम के बालाजी लेआउट में वाक़ एक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 294 में रिहाइश पजीर थी। दोनों बच्चों को एक नायाब आँखों की बीमारी लाहक थी, जिसमें उन्हें उस पर 2 घंटे बाद आँखों में मखसूस ख़तरे डालने की ज़रूरत पड़ती थी, वरना वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते। जुमेरात के रोज़ जब वेंकटेश्वर रेड्डी ड्यूटी पर गया हुआ था, इस दौरान तेजस्विनी के घर पर बच्चों के साथ वो तनहा थी। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे वो अपार्टमेंट की छत से कूदकर अपनी जान दे बैठी। इस आसपास के लोगों ने शोर सुनकर ऊपर जाकर फ्लैट देखा तो दोनों बच्चे खून में लथपथ पाए गए। पुलिस को जाए बखुद से एक 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़ुदकुशी का ख़त मिला, जिसमें तेजस्वी ने अपने दुख भरी दास्तान तहरीर की। उसने लिखा कि दोनों बच्चों को जो आँखों की तकलीफ़ है, उसने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है और कोई भी इस दुख को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उसके शौहर और समाज ने भी उसे तसल्ली देने की बजाय ताने देने शुरू कर दिए हैं। खातून ने अपनी ख़ुदकुशी नोट में मज़ीद लिखा कि मेरी तमाम जायदाद यतीम बच्चों और स्कूलों को दे दी जाए, मेरे शौहर को 1 पैसा भी ना दिया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाक़या न सिर्फ एक माँ की बेबसी और माशराती बेहिसी को आश्कार करता है, बल्कि माशरे के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र भी है। मेडचल जिला डुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में बहादुरपल्ली के अयोध्या विलास पर नशे की हालत में बाज़ नौजवानों की तरफ से हंगामा और शोर गुल करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से मुबैना मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो मंजर आम पर आया है। बताया गया है कि इस हमले के दौरान कार की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब ये नौजवान नशे की हालत में विलास में दाखिल हो रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ख़वातीन के साथ भी मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इस वाक़े में अजय, नितिन और तिरुमलेश के मुलविस होने की इत्तला है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
हैदराबाद के एक्रिसाइड कैंपस से पकड़े गए नर चीता को अमराबाद टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये 5 था 6 साल का चीता पटनचुरू के पास एक्रिसाइड कैंपस में घूम रहा था। उसे पकड़ने के बाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ले जाया गया और उसकी जांच के बाद उसे जुमेरात की रात नागर कर्नूल जिले के अमराबाद टाइगर रिजर्वायर में छोड़ दिया गया। चीते के पकड़े जाने से क़ब्ल मुकामी अवाम में एक तरह का खौफ भी देखा गया। बेंगलुरु के एक शख्स को सड़क पर चाय पीते हुए रील बनाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मसरूफ शाहराह पर कुर्सी पर बैठकर ये शख्स चाय पीता हुआ दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 12 अप्रैल को मेगाडी की सड़क पर ये रील बनाई गई थी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का 8 रोज़ा दौरे जापान कामयाबी के साथ जारी। जापान के सरमायाकारों को राग़िब करने के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया इजलास। 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जाए। कारगुज़ार सदर BRS KT रामाराव ने वज़ीर आज़म मोदी से किया मुतालबा। हफ्ते की शाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट तरमीमात के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम में शिरकत करने कई तंजीमों बशमूल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की अपील। बच्चों की आँखों की नायाब बीमारी और समाज के तानों से तंग आकर एक खातून ने 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी। एक मजबूर माँ की बेबसी आश्कार, मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्र। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।